हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले शिवलाल अग्रवाल की बुक का गणित नंबर 10, जिसमें बनाना है हमारे को आय व्यय खाता। गणित में पढ़ रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक समिति के निम्नलिखित विवरण हैं। किराया दिया 2100 रुपए, भाषण से आए 23,200 रुपए, प्राप्त चंदा 11,000 रुपए, फुटकर व्यय 1,000 रुपए, विनियोग पर ब्याज 3,800 रुपए, विज्ञापन व्यय 2,100 रुपए, छपाई व्यय 1,250 रुपए। नीचे कुछ समायोजन दिए गए हैं जो ये हैं कि समिति के पास कंपनी के 10,000 रुपए वाले 4% ऋण पत्र हैं। 31 मार्च को 800 रुपए किराए तथा 950 रुपए छपाई पर अदत्य है। आय व्यय खाता बनाइए। आय व्यय खाते के अंतर्गत सभी समायोजनों का ध्यान रखा जाता है। इस कारण यहां पर हमारे को जो समायोजन दिए गए हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। समायोजनों के बारे में इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। बनाते हैं आय व्यय खाता। सबसे ऊपर हम लिखेंगे संस्था का नाम, लेकिन यहां पर संस्था का नाम नहीं दिया गया है, इस कारण सबसे ऊपर आएगा हमारा आय व्यय खाता। उसके नीचे तारीख 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। प्रारूप बनाएंगे हम व्यय राशि, आय राशि। उसके बाद सबसे पहले हमारे को दिया है किराया दिया, तो किराया देना हमारे लिए व्यय है, जिसे मैं आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में लिखूंगा किराए से। दिया गया है मुझे 2,100 रुपए। साथ ही नीचे मुझे इसमें कुछ समायोजन दिए गए हैं। समायोजन है मेरे पास 800 रुपए किराए के अदत्य हैं। अदत्य को मैं जोड़ता हूं, इस कारण इसे जोड़ दूंगा। अदत्य किराया 800 रुपए जुड़कर बाहर आ जाएगा हमारे पास में 2,900 रुपए। इसके बाद मुझे दी गई है अगली मद भाषण से आय। भाषण से आय आय है, इस कारण हम इसे आय पक्ष में लिखेंगे। भाषण से आय को दिया गया है रुपए 23,200 रुपए। इसके बाद हमारे को अगली मद दी गई है प्राप्त चंदा। प्राप्त चंदा भी आय है, इस कारण मैं इसे आय पक्ष में लिखूंगा। चंदे को 11,000 रुपए। इसके बाद दिया गया है मुझे फुटकर व्यय। व्यय हमारे लिए नुकसान है, व्यय है, हानि है, इस कारण इसे हम लिखेंगे व्यय पक्ष में। फुटकर व्यय दिए गए हैं ये हमारे को 1,000 रुपए। उसके बाद है हमारे पास में अगली मद विनियोग पर ब्याज। विनियोग पर ब्याज हमारे को प्राप्त हुआ है। विनियोग जो है वो पूंजीगत मद होती है, लेकिन विनियोग पर ब्याज आयगत मद होती है। आयगत मदों का लेखा आय व्यय खाते में किया जाता है, पूंजीगत मदों का लेखा नहीं किया जाता। इसका विनियोग पर ब्याज का लेखा हम करेंगे। विनियोग पर ब्याज लिखेंगे हम आय पक्ष में, और विनियोग पर ब्याज दिया गया हमारे को 3,800 रुपए। इसके बाद हमारे को अगली मद दी गई है विज्ञापन व्यय। विज्ञापन व्यय हमारे लिए व्यय है, ये व्यय होने के कारण आएगा व्यय पक्ष में, और लिखेंगे हम विज्ञापन व्यय। रुपए दिए गए हैं 2,100 रुपए। इसके बाद मुझे दिए गए छपाई व्यय। छपाई व्यय भी व्यय है, इस कारण हम इसे लिखेंगे व्यय पक्ष में छपाई व्यय। लेकिन नीचे कुछ समायोजन दिया गया है इस बारे में कि दिया गया है कि 950 रुपए छपाई व्यय के अदत्य हैं, जिसे हम इसमें जोड़ देंगे, यानी अदत्य व्यय जोड़ देंगे तो जुड़कर हमारी राशि बाहर आ जाएगी 2,200 रुपए। इसके बाद अगला दिया गया है समिति के पास कंपनी के 10,000 रुपए वाले 4% ऋण पत्र हैं। ऋण पत्र जो होते हैं कंपनी के लिए संपत्ति है, यह पूंजीगत मद है। ऋण पत्र कंपनी के लिए पूंजीगत मद है, लेकिन ऋण पत्रों पर ब्याज आयगत मद है, आयगत आय है। इस कारण इससे ऋण पत्रों पर ब्याज को लिखा जाएगा। ऋण पत्रों पर ब्याज लिखेंगे हम आय पक्ष में, और ऋण पत्रों पर हर 6 माही ब्याज दिया जाता है, तो यहां पर हम 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाएगा। ऋण पत्र दिए गए हमारे को 10,000, तो लिखेंगे हम 10,000 गुणा में 4/100, 4% दर दी गई है। 4/100 गुणा में 6/12,
6 महीनों का ब्याज। सॉल्व करने के बाद हमारे पास राशि आएगी 200 रुपए, जिसे मैं आय पक्ष में लिख दूंगा ऋण पत्रों पर ब्याज को। इसके बाद हम दोनों पक्षों का टोटल लगाएंगे। आय व्यय खाते के किसी भी पक्ष का टोटल कम या ज्यादा हो सकता है। यदि हमारे क्रेडिट पक्ष का टोटल ज्यादा होता है और डेबिट पक्ष का टोटल यानी आय पक्ष का टोटल ज्यादा होता है और व्यय पक्ष का टोटल कम होता है, तो अंतर की राशि आधिक्य कहलाती है। इसके विपरीत कमी कहलाती है। अब मैं व्यय पक्ष का टोटल लगाऊंगा, जिसे मैं आय पक्ष के टोटल में से घटा दूंगा। यहां पर हमारा आय पक्ष का टोटल ज्यादा है और व्यय पक्ष का टोटल कम है, इस कारण अंतर की राशि कहलाएगी आधिक्य, और जिसे मैं लिखूंगा व्यय पक्ष में। तो यहां पर हमारे पास आधिक्य आया 38,200 माइनस 8,200 बराबर में 30,000 रुपए। तो आधिक्य हुआ 30,000। अब मैं दोनों तरफ के पक्षों का योग लगा दूंगा। दोनों तरफ के पक्षों का हमारा योग आ रहा है 38,200। अब हम करेंगे अगला गणित। अगला गणित जो मैं कर रहा हूं वो है शिवलाल अग्रवाल की बुक का गणित नंबर 12। ये रहा आपकी स्क्रीन पर गणित जिसे मैं पढ़ रहा हूं। नेमी नगर मनोरंजन क्लब का वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न प्रकार है। प्राप्तियां दी गई हैं मुझे। रोकड़ शेष 2,500 रुपए, वार्षिक चंदा 3,200 रुपए, आजीवन सदस्यों का चंदा 600 रुपए, प्रवेश शुल्क 500 रुपए, विनियोग पर ब्याज 350 रुपए और विविध प्राप्तियां 100 रुपए। भुगतान दिए गए हैं मुझे। सामान्य व्यय 1,000 रुपए, वेतन 1,800 रुपए, फर्नीचर 1,200 रुपए, किराया दर एवं बीमा 1,150 रुपए, विज्ञापन 250 रुपए, रोकड़ बाकी 1,850 रुपए। नीचे कुछ समायोजन दिए गए हैं जिसे मैं पढ़ रहा हूं। वार्षिक चंदा 750 रुपए अदत्य है। सामान्य खर्चों के लिए रुपए 50 देना शेष है। बीमे के 200 रुपए पूर्व दत्त हैं। फर्नीचर पर 5% वार्षिक ह्रास अपलिखित करना है। उपर्युक्त सूचनाओं से क्लब का 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तैयार कीजिए। नीचे एक नोट भी हमारे को दिया गया है कि आजीवन सदस्यों का चंदा व प्रवेश शुल्क को आयगत आय मानी गई है। आयगत आय मानी गई है, इसका मतलब हम इसका लेखा आय व्यय खाते में करेंगे। वैसे आजीवन सदस्यता शुल्क को सामान्यतः पूंजीगत मद मानते हैं। मैं बना रहा हूं प्रारूप। सबसे ऊपर लिखा जाएगा संस्था का नाम नेमी नगर मनोरंजन क्लब, उसके बाद लिखा जाएगा आय व्यय खाता, उसके बाद तारीख 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, फिर व्यय राशि, आय राशि। सबसे पहले मैं आय पक्ष बना रहा हूं। मुझे दिया गया है आय पक्ष में सबसे पहली मद वार्षिक चंदा। वार्षिक चंदा हमारे लिए आय है, इससे मैं आय व्यय खाते के आय पक्ष में लिखूंगा चंदे को 3,200 रुपए, और नीचे समायोजन दिया गया है कि वार्षिक चंदे के 750 रुपए अदत्य हैं। अदत्य को मैं जोड़ दूंगा, तो जोड़ के लिखूंगा 3,200 रुपए प्लस 750 रुपए, तो राशि के कॉलम में मेरी राशि आएगी 3,950 रुपए। इसके बाद दिया गया मुझे आजीवन सदस्यों का चंदा। आजीवन सदस्यों का चंदा हमारे लिए पूंजीगत होती है, लेकिन यहां पर हमारे को नोट दिया गया था कि इसे हमारे को आयगत मानना है, इस कारण हम इसका लेखा आय व्यय खाते में करेंगे 600 रुपए। इसके बाद मुझे दी गई है अगली मद प्रवेश शुल्क, तो मैं लिखूंगा ये भी हमारे लिए आय है। प्रवेश शुल्क को 500 रुपए। विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज भी हमारे लिए आय है। विनियोग पूंजीगत मद है, इसका लेखा आय व्यय खाते में नहीं होता है, लेकिन विनियोग पर ब्याज आयगत मद है और इसका लेखा हम आय व्यय खाते में करते हैं। इस कारण मैं लिखूंगा इसे आय पक्ष में विनियोग पर ब्याज को 350 रुपए। इसके बाद मुझे दिए गए विविध प्राप्तियां, तो विविध प्राप्तियों को 100 रुपए।
अब मैं बनाऊंगा वय पक्ष। वय पक्ष में सबसे पहली मुझे मद दी गई है सामान्य व्यय 1000 रुपए के। इसके बारे में मुझे नीचे समझन दिया गया है कि सामान्य व्यय के 50 रुपए देना शेष है, यानी कि अदत्य हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सामान्य व्यय से 1000 रुपए और उसमें जोड़ दूंगा अदत्य व्यय 50 रुपए, जोड़कर राशि के कॉलम में लिखूंगा 1050 रुपए। इसके बाद मुझे दिया गया है वेतन। वेतन हमारे लिए व्यय है, इस कारण इसे मैं व्यय पक्ष में लिखूंगा वेतन से 1800 रुपए। अगला है फर्नीचर पर हराश। फर्नीचर हमारे लिए पूंजीगत मद है, हमारी संपत्ति है, लेकिन फर्नीचर पर हरास आयगत मद है, इस कारण इसका लेखा आय व्यय खाते में किया जाएगा। तो मैं लगाऊंगा फर्नीचर पर हरास, जो राशि दी गई है मुझे 5% लगाना है। फर्नीचर की कीमत है मेरे पास में 1200 रुपए। 1200 का 5% होता है 60 रुपए। तो फर्नीचर पर हरास से 60 रुपए। किराया, दर तथा बीमा। तो किराया, दर व बीमे के मुझे दिए गए हैं 1150 रुपए, लेकिन इसके बारे में नीचे कुछ समायोजन दिया है कि हमारे को दिया है कि बीमे के 200 रुपए पूर्वदत्त हैं। पूर्वदत्त को संबंधित मद में से घटाया जाता है, इस कारण मैं यहां पर इसे घटा दूंगा। 1150 रुपए माइनस 200 रुपए बराबर में 950 रुपए, बाहर राशि के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद दिया गया मुझे विज्ञापन। तो विज्ञापन भी व्यय है, इससे मैं लिखूंगा आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में विज्ञापन से 250 रुपए। यहां पर रोकड़ बाकी का लेखन नहीं होता है, इस कारण हम दोनों पक्षों का योग लगाएंगे। सबसे पहले मैं आय पक्ष का योग लगा रहा हूं। आय पक्ष का योग है 3950 रुपए प्लस 600 रुपए प्लस 500 रुपए प्लस 350 रुपए प्लस 100 रुपए। इस तरीके से इसका टोटल आया 5500 रुपए। अब मैं व्यय पक्ष का टोटल लगा रहा हूं। व्यय पक्ष का टोटल है 1050 रुपए प्लस 1800 रुपए प्लस 60 रुपए प्लस 950 रुपए प्लस 250 रुपए बराबर टोटल हुआ हमारे पास 4110 रुपए, जिसे मैं 5500 रुपए में से घटा दूंगा तो मेरे पास अंतर की राशि आ जाएगी 1390 रुपए। मेरे व्यय पक्ष का टोटल कम है और आय पक्ष का टोटल ज्यादा है, तो आय पक्ष में से जब मैं व्यय पक्ष की राशि को घटाऊंगा तो अंतर की राशि कहलाएगी हमारी आधिक्य, जिसे मैं लिखूंगा व्यय पक्ष में। तो यहां पर हमारा आधिक्य होगा 1390 रुपए। अब मैं दोनों पक्षों का योग लगा दूंगा और दोनों तरफ का योग आ रहा है 5500 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको मेरे समझाए हुए दोनों गणित समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।